सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में आपको पता है करंट एसेट्स आते हैं और कैश इज़ वन ऑफ द करंट एसेट्स। तो उसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। और जब जैसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि हमें लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान बैलेंस रखना है, सेम ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर भी होगा कि हम इतना कैश ना रखें कि हम इन्वेस्ट ना कर सकें और इतना कम ना रखें कि जब कैश की ज़रूरत पड़े तो कैश ही ना हो हमारे पास, तो ना लिक्विडिटी ख़तरे में पड़े और ना ही प्रॉफिटेबिलिटी ख़तरे में पड़े। सो वी हैव टू मैनेज द कैश इन सच अ वे कि हमारे पास एक बैलेंस हो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान। अब अच्छी कैश मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कैश की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, क्योंकि जब तक आपको पता ही ना हो कि आपके पास रीजंस ऑफ होल्डिंग कैश है क्या, तो आप कितना कैश रखेंगे कि आपकी ज़रूरत पूरी हो, ये आपको पता ही नहीं चल पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द रीजंस व्हाई वी यूजुअली होल्ड कैश। सो देयर आर थ्री मेन रीजंस व्हाई अ कंपनी मे होल्ड कैश। एक तो है ट्रांजैक्शन मोटिव, इनको मोटिव्स भी कहते हैं। एक तो है ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि आपको कोई ट्रांजैक्शन शायद करनी पड़े या कर चुके हो जिसके लिए आपको कैश की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया था या करने वाले हैं और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करने वाले हैं फ्यूचर में, तो इसलिए आपने अपने पास कैश रखा हुआ है। या कोई एसेट परचेज कर रहे हो कोई और। सो ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स होल्डिंग कैश के ताकि आप अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए पे कर सको, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी चीज़ के लिए उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव सॉरी दूसरा है हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव जो है वो ये है कि एहतियातन कैश रख लें किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आप नहीं चाहते हो लेकिन आपको डर है कि वो हो जाएगा और उसके लिए कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मशीन का ख़राब हो जाना या कोई भी मिसहैप हो जाना बिजनेस में, जिसके लिए हो सकता है आपको डैमेज रिपेयर वर्क करना पड़े और उसके लिए आपको कैश की ज़रूरत पड़ सकती हो। और लास्ट इज स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, अगर आप अपने पास कैश रखना चाहते हो कि हो सकता है फ्यूचर में आपको लग रहा हो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही हो और उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अपने पास कैश रखना पड़े। तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी अपने पास कैश होल्ड करना चाहेगी। अब इन तीनों रीजंस में से अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आई विल मूव फॉरवर्ड। चलें, शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक अच्छी कैश मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है फोरकास्टिंग करना, अपनी ज़रूरत को फोरकास्ट करना। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके फ्यूचर में कैश की ज़रूरत कितनी पड़ने वाली है, तो आप उसको मैनेज कैसे कर सकोगे? आप घर से निकलते हो तो घर से निकल के आपको अगर अपने पूरे दिन का खर्चा पता ही नहीं है, तो अपने पास कितना जेब में कैश रखना है, ये आप कैसे तय करोगे? सो फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो फोरकास्ट का है वो ये है कि वक्त से काफ़ी पहले आपको पता चल जाता है कि आपकी ज़रूरत कितनी है और आपको एक लीड टाइम मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी अरेंजमेंट ऑफ फॉर द कैश कर सकते हो। अगर आपको आपकी कैश की ज़रूरत 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले ही पता चल जाए, तो आपके पास वो टाइम पीरियड होगा जिसमें आप उस कैश को मैनेज कर सकोगे, उस कैश को अरेंज कर सकोगे। इसी तरीके से अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी महीने या किसी भी क्वार्टर के एंड पर आपको सरप्लस मिलने वाला है कैश का, तो आप उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और अगर आपके पास टाइम ना हो, कम टाइम हो, बहुत कम टाइम हो, तो कम टाइम के अंदर चांस या रिस्क बढ़ जाता है कि आपके पास कैश जो है ना वो या तो कैश का
शॉर्टफॉल पड़ जाए, डेफिसिट पड़ जाए, या हो सकता है ऐसा सरप्लस आ जाए जिसको इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ ही नहीं पाए हो क्योंकि टाइम कम था। तो इसलिए फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कैश फोरकास्ट बनाते हो ताकि आपको वक्त से पहले पता चल जाए कि आपको कैश की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है, या आपके पास कितना सरप्लस आने वाला है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पर। अच्छा, अब हमारे पास कैश मैनेजमेंट के कुछ बहुत अच्छे मॉडल्स हैं, जिसमें से एक मॉडल जो है वो आपका बोमल मॉडल है और एक बेलर और मॉडल है। ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये आपको हेल्प आउट करते हैं कैश मैनेजमेंट में, और किस तरीके से करते हैं वो जरा हम देखते हैं। सबसे पहले बोमल मॉडल देखते हैं। बोमल मॉडल एग्जैक्टली काम करता है ईओक्यू मॉडल की तरह, पूरा फॉर्मूला वही है, और थोड़ी देर में आपको समझ में भी आ जाएगा कि ईओक्यू मॉडल से इसका क्या कनेक्शन बन रहा है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास $100,000 का कैश पड़ा हुआ है, तो इस कंपनी के पास जब $100,000 का कैश पड़ा होगा तो इसको एक प्रॉब्लम क्या आ रही होगी कि यार ये कैश मैंने आइडल रखा हुआ है और मैं इस पर कुछ भी नहीं कमा रहा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ले, या वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर या लिक्विड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे, जहां से वो कैश इजीली वापस ले सकते हैं बेचकर। अच्छा, फिक्स एसेट्स में तब वो इन्वेस्ट करेगा जब उसको पता होगा कि यार इस $100,000 का मेरे पास यूज लॉन्ग टर्म में नहीं, तब तो वो फिक्स एसेट्स में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर लेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो फिर वो क्या करेगा, वो इसको इन्वेस्ट करेगा इन $100,000 को, या पूरे $100,000 को, या कोई पार्ट इसका इन्वेस्ट करेगा इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो हैं, आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त भी देखी होंगी कि उसमें वो कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं वो कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ही कंसिडर की जाती है, क्योंकि उनको विदाउट अ बिग लॉस इन वैल्यू आप कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, विद इन 3 मंथ्स कन्वर्ट कर सकते हो। सो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाता है जहां आप उसको कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट लूजिंग अ मेजर पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो वो बाय एंड लार्ज जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया होता है उसी पे ही उसको आप सेल करके उससे कैश रिकवर कर सकते हो। सो आप क्या करते हो, कोई भी कंपनी क्या करती है, वो अपना सरप्लस कैश जो है ना वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, और जब भी जरूरत पड़ती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचकर और कैश रिकवर कर लेती है और फिर अपनी जरूरत पूरी करती है। और फिर जब कैश सरप्लस आता है फिर इन्वेस्ट कर लेती है, फिर जब उसके पास जरूरत पड़ती है वो सेल करती है, इन्वेस्ट सेल इन्वेस्ट, ये सब चलता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी हो क्योंकि आपको जरूरत है कैश की, तो आपको कितनी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट बेचनी चाहिए ताकि आपकी कैश की जरूरत पूरी हो। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप ये भी कह सकते हो कि सर जितनी जितनी जरूरत पड़ती जाए और उतना उतना हम इन्वेस्टमेंट बेचते जाएं और कैश रियलाइज करते जाएं। ठीक है, ये बात भी सही है। इसका फायदा है, इसका फायदा ये है कि आपके पास कैश अननेसेसरली पड़ा नहीं रहेगा। जितनी आपको जरूरत पड़ेगी उतना आपने जो है ना वो सिक्योरिटीज बेची, उतने पैसे, मिसाल के तौर पर आपको $10,000 की जरूरत पड़ गई, तो आपने क्या किया, अपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट, उसमें से आपने $10,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी और वहां से $10,000 रियलाइज करके अपना जो भी कैश की जरूरत थी वो आपने पूरी कर दी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप 10,000 करके इन्वेस्टमेंट बेचते हो, तो और आपके पूरे साल की जरूरत लेट्स से $2 लाख की है, पूरे साल की जरूरत $2 लाख की है, और आप हर दफा जब इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो $10,000 करके बेचते हो क्योंकि आपको जब भी जरूरत पड़ती है तब बेच रहे हो। तो ये बताओ आपको इन्वेस्टमेंट कितनी दफा बेचनी पड़ेगी पूरे साल में? बीस दफा, बिल्कुल सही है। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट को बेचने की, यानी कोई भी सिक्योरिटी अगर आप बेचते हो मार्केट में, तो उस पर आपको
ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, इसको बेचते वक्त आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, इन केस ऑफ कमीशन हो सकता है और अदरवाइज, जैसे इन्वेंट्री ऑर्डर करते वक्त ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त, सिक्योरिटीज को बेचते वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। तो आपको कितनी दफा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? 20 टाइम्स, क्योंकि आपको 20 दफा इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बजाय 10-10 हजार करके बेचने के आप 50-50 हजार डॉलर की इन्वेस्टमेंट बेचते हो, जब भी जरूरत पड़ती है 50 हजार डॉलर की बेची और अपने पास एहतियातन 50 हजार डॉलर रख लिए, अब आपको कितनी दफा बेचना पड़ेगा पूरे साल में? तो ये बताइए, जब आप 20 दफा बेचोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी पूरे साल की, या जब आप 4 दफा बेचोगे? तो इसका मतलब अगर आप कम कम वैल्यू की इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपको ज्यादा दफा बेचना पड़ेगा और ज्यादा दफा बेचने की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक ही दफा में ज्यादा वैल्यू की इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तो ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ओवरऑल पूरे साल की कम हो जाएगी। लेकिन उसका दूसरा नुकसान क्या है, आप लोग बताएं। अगर आप ज्यादा वैल्यू की इन्वेस्टमेंट बेचते हो और आप अपने पास ज्यादा कैश रखते हो तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, जो कैश आपने इन्वेस्ट किया था, अब अगर वो अब अगर वो इन्वेस्ट किए करने के बजाय आप अपने पास होल्ड करते हो तो आप जो इंटरेस्ट कमा सकते थे वो आप लूज कर जाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड योर होल्डिंग कॉस्ट। तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग द कैश। तो अब आप दो चीजों में फंस गए हो, एक तरफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, एक तरफ होल्डिंग कॉस्ट है। अगर आप कम कम करके बेचते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाती है। अगर आप ज्यादा बेचते हो तो कम दफा बेचना पड़ता है, यानी ज्यादा वैल्यू की इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तो बेचना कम पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लेकिन फिर आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि कैश आपके पास ज्यादा पड़ा हुआ होगा। सो वी आर स्टक इनटू दिस लाइक वी वर स्टक अप इनटू द इन्वेंट्री मैनेजमेंट साइड। जब हम इन्वेंट्री में भी इसी पोजीशन में फंसे हुए थे, यही कनेक्शन बनता है बोमल मॉडल का। बोमल मॉडल आपको बताता है कि आप हर दफा कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो आपकी ओवरऑल जो कैश की कॉस्ट है, जिस तरह इन्वेंट्री की कॉस्ट थी, इसी तरह ओवरऑल कैश कॉस्ट जो है, कैश को रखने की कॉस्ट, आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो, बोमल मॉडल आपको वो बताता है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, वही देखो फॉर्मूला बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है जी। और बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हो, जैसे आपको गाड़ी बेचनी है अपनी, ठीक है, तो अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हो तो हो सकता है आपको अखबार में ऐड देना पड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है, कमीशन देना पड़ सकता है गाड़ी बेचने का, ठीक है, और हो सकता है गाड़ी बेचने के लिए आपको उसकी सफाई वगैरह ये करनी पड़े। तो हर दफा कोई गाड़ी बेचेंगे तो ये सारी कॉस्ट आएंगी, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट को, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आप मार्केटेबल सिक्योरिटी है, जब आप उसको बेचते हो तो उस पर भी कमीशन वगैरह देना पड़ता है ब्रोकर वगैरह को। अगर आप मार्केट में बेच रहे हो, जो ट्रेडिंग मार्केट होती है सिक्योरिटीज की, वहां पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज उसको कहते हैं, तो वहां पर अगर आप कोई चीज बेचते हो तो वहां पर भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है। तो जितनी ज्यादा दफा बेचोगे उतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। तो अगर आपके पास पूरे साल में $2 लाख के कैश की जरूरत है और आप हर दफा 10-10 हजार डॉलर की अपनी इन्वेस्टमेंट बेचते हो, तो 2 लाख पूरे साल की कवर करने के लिए 20 दफा आपको इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी और 20 दफा की ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। उसके बरक्स अगर आप हर दफा इन्वेस्टमेंट $50,000 वाली बेचते हो तो आपको साल में 2 लाख की कैश रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए सिर्फ 4 दफा
इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी 50 करके, और आपकी जरूरत पूरे साल 2 लाख की वो पूरी हो जाएगी, और सिर्फ 4 दफा ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन उस केस में जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे आपके हाथ में $50,000 आ जाएंगे, और वो $50,000 जो अब तक इन्वेस्टेड थे अब वो आपके हाथ में होंगे और वो इन्वेस्टेड नहीं रहे, और उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलना था वो अब आपको नहीं मिलेगा। सो यू विल लूज योर रिटर्न, यू विल लूज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू कुड हैव अर्न्ड। वो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी, उसको कहते हैं होल्डिंग कॉस्ट, कैश की होल्डिंग कॉस्ट। तो एक तरफ से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। होल्डिंग कॉस्ट कम करते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा अरीबा, बिल्कुल यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूला देखिए, सी नॉट यहां पर क्या है, सी नॉट हेयर इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और डी इज योर एनुअल कैश डिमांड, पूरे साल में कैश की डिमांड कितनी है, और सी एच इज योर बेसिकली इंटरेस्ट। यानी अगर 6% इंटरेस्ट है तो सी एच विल बी इक्वल टू 0.06। अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट करके, तो सी एच को आप एज अ 0.06 करोगे, क्योंकि सी एच वॉज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ यूनिट कैश है तो कैश का यूनिट डॉलर होगा, तो $1 के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 1 यूनिट हो गया ना ये, उसके ऊपर अगर आप 6% दे रहे हो तो 1 का 6% कितना बनता है, 0.06। So 0.06 should be put in as CH, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया? जी बिल्कुल साइम, आपको बताता हूं मैं कि एक्स क्या चीज है, एक्स बताता हूं क्या चीज है। जिस तरह वहां ईओक्यू था तो यहां क्या चीज है वो बताता हूं आपको। पहले कंपोनेंट समझ में आ गए, सी नॉट, डी एंड सी एच, ठीक है। अब सी एच क्या है, जब आप इसको पुट करके वैल्यू निकालोगे ना, तो वो वैल्यू वो अमाउंट ऑफ कैश है जो हर दफा इन्वेस्टमेंट को बेचकर आपको रियलाइज करनी है। यानी अगर इसका आंसर $20,000 आ जाए, इसको सॉल्व करके आंसर $20,000 आ जाए, लेट्स से $20,000 आ जाए, तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपको हर दफा $20,000 की इन्वेस्टमेंट बेचनी है और अपने पास उसको बेचकर $20,000 का कैश रख लेना है। जैसे इन्वेंट्री मंगवाते थे तो ईओक्यू बताता था कि इतने यूनिट्स ऑर्डर करने चाहिए आपको। यहां पर जाहिर इन्वेंट्री कैश की है, तो कैश की बात हो रही है कि इतना कैश आपको रियलाइज करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे। सो $20,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दो। अगर मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शेयर्स को यूजुअली हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इसलिए नहीं काउंट करते क्योंकि उसकी वैल्यू में बड़ी फ्लक्चुएशन आती है। मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए और बहुत ज्यादा खरीदे हुए, लेकिन इस फॉर्मूले का आंसर आया है $20,000। उसका मतलब ये होगा कि आप $20,000 के शेयर्स बेच दो। हर दफा जब आप बेचने जाओगे तो आपको $20,000 के शेयर्स बेचने चाहिए ताकि आपके पास $20,000 आ जाएं और आप उससे अपनी जरूरत पूरी करते जाएं जब तक आप नेक्स्ट सेल नहीं कर लेते। सो इसका मतलब ये होगा। सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर। अच्छा अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, डिमांड ऑफ कैश भी एनुअल होनी चाहिए और होल्डिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट भी एनुअल होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये दोनों एनुअल टर्म्स में होनी चाहिए, या फिर दोनों मंथली हो जाएं, या फिर दोनों वीकली हो जाएं, या फिर दोनों क्वार्टरली हो जाएं, लेकिन दोनों चीजों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। सो ये एग्जांपल है, जरा इसको आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इस कंपनी को हर दफा कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट बेचनी चाहिए ताकि उसकी जरूरत पूरी हो सके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जस्ट वी नीड टू पुट इन वैल्यूज। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, $150। पूरे साल की कैश रिक्वायरमेंट कितनी है, $3 मिलियन। तो ये एनुअल डिमांड होगी और इंटरेस्ट कॉस्ट है 6% है, सो वी शुड पुट इट एज 0.06।
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है $122,474 अप्रोक्सीमेटली। इसका ये मतलब है कि जब भी इस कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़े, यानी उसका कैश लेवल वहां तक चला जाए जहां उसको लगता है कि अब उसको इन्वेस्टमेंट बेचकर कैश ले लेना चाहिए, तो उसको $122,474 की सिक्योरिटी सेल करनी चाहिए ताकि उसके पास इतना कैश आ जाए और वो अपनी जरूरत पूरी कर सके। और अगर वो ऐसा करेगी, ये कंपनी ऐसा करेगी, तो उसकी एनुअल जो कॉस्ट होगी, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब मिला ली जाए तो वो मिनिमम होगी अगर वो हर दफा इतना कैश रियलाइज करे। अच्छा, इसकी मदद से हम टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी निकाल सकते हैं, जो कि पूछा नहीं है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इस कंपनी की टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पूरे साल की कितनी होगी? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पूरे साल की कितनी होंगी? पूरे साल की ट्रांजैक्शंस कितनी होगी अगर उसको हर दफा $122,474 की इन्वेस्टमेंट सेल करनी है? Yes, Saim, your question is absolutely correct. आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया, बिल्कुल सही। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपकी एनुअल डिमांड कितनी है। जैसे इन्वेंट्री में हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते थे और डिवाइड करेंगे 122,474 से, क्योंकि हर दफ़ा हम इतनी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो पूरे साल के लिए जो 3 मिलियन चाहिए उसके लिए हमें कितनी दफ़ा अप्रॉक्सीमेटली अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24.5 टाइम्स, और वी कैन से इट्स 25 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 25 टाइम्स। तो क्या मैं एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाल सकता हूं? एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कुछ भी नहीं पूछा हुआ, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम इसको टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हमें निकालनी हो तो हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो वी विल गेट द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हिच इज गोइंग टू बी $3750। और अगर मुझे कैश की टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकालनी हो तो फिर वही जैसे हम होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालते थे, यानी अगर हमें ये निकालना हो कि पूरे साल में मैं कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लूज करूंगा, तो उसके लिए आपको EOQ डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा एवरेज स्टॉक। यहां पर हमारा EOQ है 122,474, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो ये हमारे पास एवरेज कैश बैलेंस आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? $1 की होल्डिंग कॉस्ट। $1 को होल्ड करने पे पूरे साल में कॉस्ट थी हमारी 0.06, और एवरेज स्टॉक ऑफ कैश हमारे पास ये है। सो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? ये भी अप्रोक्सीमेटली 3750 ही आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है EOQ मॉडल में दोनों सेम होती है। तो हमने इसको असल में ये 25 नहीं था, ये 24 पॉइंट, अगर इफ रिमेंबर 24.5 अप्रोक्सीमेटली था, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो दोनों सेम आने चाहिए। सो इन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल कैश की कॉस्ट आ जाएगी। ये कहीं भी नहीं पूछी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको ये करवाया। अच्छा, अब एक शाहरुख सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ कोई बफर कैश नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो होगा तो वो भी आपके एवरेज स्टॉक में ऐड हो जाएगा, अगर उसने कहा हो कि वो बफर कैश इन्वेंट्री रखता है तो। ठीक है, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा एवरेज स्टॉक यानी एवरेज कैश बैलेंस इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो। सर अगर कैश की रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा हो, नहीं, अगर इस किसी टाइम पे अब नॉर्मली आपकी कैश की रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, इसका मतलब चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चली, आपने वक्त पे कैश रियलाइज नहीं किया, तो फिर ओकेजनली तो आप जाहिर है अपनी ज़रूरत को देखोगे कि आपकी ज़रूरत अगर किसी एक वक्त में अचानक से इससे ज़्यादा की पड़ती है तो फिर ज़्यादा ही कैश रियलाइज करेंगे।
ये तो मैं आपको एक प्लान के हिसाब से बता रहा हूँ कि इफ थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान तो व्हाट यू शुड बी डूइंग। एबनॉर्मल सिचुएशंस के अंदर तो फिर जो एबनॉर्मल सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी आपको वही करना पड़ेगा। सो सबको समझ में आ गया जो अभी तक करवाया? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हफ्सा, आप सही कह रहे हो। टोटल होल्डिंग कॉस्ट अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इट्स एग्जैक्टली जो है वो $3674 ही आएगा, और ये वाली कॉस्ट भी 3674 ही आएगी क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया था तो इसलिए 3750 आ गया था। अगर आपको याद हो ईओक्यू मॉडल में जब मैंने डेरिवेशन कराई थी ईओक्यू मॉडल की, तो उसमें होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आती थी, तो इसमें भी सेम ही आनी चाहिए। तो जस्ट राउंड ऑफ की वजह से ये फर्क आ रहा है। अच्छा, मरियम ने सवाल किया कि सर होल्डिंग कॉस्ट एक बार बता दें। होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? होल्डिंग कॉस्ट एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट आप 0.06 है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एवरेज कैश स्टॉक से। स्टॉक ऑफ कैश जो है आपके पास, जो कैश आपने होल्ड करना है उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज आता है ईओक्यू डिवाइड बाय 2। इस वक्त हमारे पास ईओक्यू, वर्ड ईओक्यू यूज करना यहाँ बेहतर नहीं है, मैं सब समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि कैश को ऑर्डर नहीं किया जाता। सो कैश तो आप रियलाइज करते हो बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट, तो ये वो उसके तौर पे इस्तेमाल करें। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास एवरेज कैश बैलेंस आ जाएगा, और उसको मैं होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी, जिस तरह इन्वेंट्री में आती थी हमारे पास। मरियम, ये क्लियर होगी बात? ठीक है, सो आगे बढ़े। ठीक है, अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसको हम कहते हैं मिलर और मॉडल। मिलर और मॉडल, जी अगर बफर स्टॉक दिया हुआ था तो हम उसमें ऐड कर लेते। नहीं एजाज, हम 122474 एनुअली होल्ड नहीं करेंगे। ये तो हम जब इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो हमारे पास $122474 आ जाएंगे। जब आ जाएंगे ये पड़े नहीं रहेंगे, ये यूज हो रहे होंगे, और फिर यूज होते 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 जब ये ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां हमें लगता है कि हमें दोबारा स्टॉक परचेज करना, कैश रियलाइज करना चाहिए, फिर हम फिर बेचेंगे। ठीक है, सो हम होल्ड नहीं कर रहे, हम ये इन्वेस्टमेंट बेचकर इतनी अमाउंट रियलाइज कर रहे हैं, और रियलाइज करने के बाद हम इसको यूज करते रहेंगे जो कि कम होती चली जाएगी। सो मिलर और मॉडल, मिलर और मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। इसको जरा समझिए इस ग्राफ से, फिर मैं सारी कहानी बताऊंगा कैलकुलेशन की। मिलर और मॉडल जो है, अच्छा मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास मैंने आपके जो स्क्रीन है दो खोली हुई, एक अपने टैबलेट पे खोली है और एक लैपटॉप पे। प्रॉब्लम यह है कि लैपटॉप वाली स्क्रीन मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ फॉर चैटिंग, क्योंकि फिर वो मेरी स्क्रीन साइज को ले लेता है। तो मैं चैट आपकी जो है ना वो अपने टैबलेट पे देख रहा हूँ, बट प्रॉब्लम उस टैबलेट में ये है कि जो कोई प्राइवेट मैसेज करता है तो मुझे टैबलेट पे वो मैसेज नहीं दिखता और वो मिस हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो जब आप मैसेज भेजें तो प्राइवेट वाले की बजाय एवरीवन वाला भेजा करें ताकि उस पर भी मुझे दिखे। अच्छा, अब हम मिलर और मॉडल डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा गौर से देखिएगा। ये मिलर और मॉडल भी आपको ये चीज बताता है कि आपको हर दफा जब इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़े तो कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपको बेचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, वो जरा समझिएगा। और अभी अपने क्वेश्चंस को होल्ड कर लीजिएगा, जब मैं पूछूंगा तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैं आप तमाम लोगों का क्वेश्चंस को आंसर ना कर दूं। सो रेस्ट अश्योर्ड कि अगर आपको मेरी बात करते वक्त आपको समझ ना भी आ रहा हो तो होल्ड कर लीजिएगा और फिर सवाल अपने पास नोट करके मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मिलर और मॉडल में जिन्होंने भी ये मिलर और मॉडल दरियाफ्त किया है, उन्होंने कहा है कि एक कंपनी पहले ये तय कर ले कि उसके पास मिनिमम कैश बैलेंस या मिनिमम कैश लेवल कितना होना चाहिए, अपनी जरूरत के हिसाब से बता दे।
मिलर और मॉडल ये कहता है कि हम आपको आपकी लोअर लिमिट नहीं बता सकते कैश की, क्योंकि वो हर बिजनेस की उसके अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होगी। सो वो बिजनेस क्या करे, अपना मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट ढूंढ ले। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से हमारा बिजनेस है और हमने कहा कि यार हमें कम से कम $50,000 का कैश बैलेंस तो रखना ही रखना है, इससे नीचे हमारा कैश बैलेंस नहीं जाना चाहिए कभी भी। ठीक है, ये हमने तय कर लिया एज ए मैनेजमेंट। ओके, ठीक है। फिर मिलर और मॉडल कहता है कि अब हम आपको आपकी अपर लिमिट बताते हैं अपने फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, वो हम आपको अपने फॉर्मूले से बताएंगे। वो फॉर्मूला क्या है वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। सपोज कर ले हमने उनका फॉर्मूला यूज कर लिया और यूज करके हमें पता चल गया कि हमारे लोअर लिमिट के मुकाबले में हमारी अपर लिमिट, हमारी लोअर लिमिट के मुकाबले में हमारी अपर लिमिट जो है वो होनी चाहिए 1,50,000। चाहिए 1,50,000 ऊपर होनी चाहिए। तो अपर लिमिट पर कितनी होगी? अगर लोअर लिमिट 50,000 है और अपर लिमिट इसके मुकाबले में 150,000 ज्यादा होनी चाहिए, लेट्स से, तो कितनी होनी चाहिए? 200,000। सही है। लेट्स से ये 150,000 एक्स्ट्रा जो है ये मिलर और मॉडल ने कैलकुलेट करके दे दिया और इसको वो कहता है प्यार से स्प्रेड। इसको वो स्प्रेड कहता है 1,50,000। और वो क्या करता है, वो जब अपर लिमिट निकालता है वो कहता है कि आपकी जो लोअर लिमिट है जो आपने तय की है उसमें आप ये स्प्रेड ऐड कर दें जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है, तो आपके पास अपर लिमिट आ जाएगी 200,000 की। अच्छा, फिर वो कहता है कि अब एक और कैलकुलेशन करते हैं जिसको रिटर्न पॉइंट कहते हैं। फिर मैं समझाता हूँ रिटर्न पॉइंट का मतलब क्या है। वो कहता है रिटर्न पॉइंट भी कैलकुलेट करते हैं। कहता है अच्छा, रिटर्न पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है? उसने कहा एक काम करो, आप अपनी लोअर लिमिट उठाओ। अच्छा ठीक है, मैंने उठा ली लोअर लिमिट। उस लोअर लिमिट में आप ऐड करो 1/3 ऑफ स्प्रेड। जो आपका स्प्रेड है ना उसका 1/3 उसमें ऐड कर दो। स्प्रेड कितना था? 1,50,000। 1,50,000 का 1/3 कितना बनता है? 50,000। उसको 150,000 को कहता है अपनी लोअर लिमिट में ऐड करो। लोअर लिमिट कितनी थी? इत्तेफाक से वो भी 50,000 है। लोअर लिमिट भी 50,000 है और 1/3 ऑफ स्प्रेड भी 50,000 है, तो 50,000 प्लस 50,000 कितना बनता है? 100,000। ये कहलाएगा आपका रिटर्न पॉइंट। ठीक है, ये कहलाएगा आपका रिटर्न पॉइंट 1,00,000। उसने कहा पहले ये सारी कैलकुलेशंस कर लो। हमने कर ली। उसने कहा अब मैं आपको बताता हूं इन कैलकुलेशंस के बाद अब आपको क्या करना है। अब वो ये कहता है कि अब आप अपना कैश बैलेंस मॉनिटर करो, चेक करो कि कितना है। तो आपने जाके कैश बैलेंस देखा, अपने अकाउंट में गए और अकाउंट में आपने चेक किया कि भाई आपका कैश बैलेंस कितना है। तो पता चला कैश बैलेंस जो है वो $70,000 है। तो आपने जब कैश बैलेंस देखा $70,000 है तो आपने मिलर और मॉडल को देखा और आपने कहा कि यार मिलर और मॉडल क्या कहता है इस केस में जब हमारे पास कैश बैलेंस 70,000 हो। तो मिलर और मॉडल कहता है डू नथिंग। डू नथिंग क्यों है? क्योंकि 70,000 आपके लोअर लिमिट से ज्यादा है और आपके अपर लिमिट से नीचे है। तो डू नथिंग यानी कुछ नहीं करने की जरूरत है, लेट इट बी 70,000। अच्छा, फिर आप जाहिर है कैश अपनी जगह पे रुकेगा नहीं ना, कैश बैलेंस ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि आपका कैश आता रहेगा जाता रहेगा, कैश आएगा जाएगा आएगा जाएगा। सो ये मूवमेंट चलती रहेगी। सो कैश बैलेंस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो मिलर और मॉडल ये कहता है जितनी आपकी अपर लिमिट सेट हुई है और जितनी आपकी लोअर लिमिट सेट हुई है, अगर आपका कैश बैलेंस अपर लिमिट से नीचे रहता है और लोअर लिमिट से ऊपर रहता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाने दो उसको। अच्छा, वो कहता है कि आपको सिर्फ उस वक्त कुछ करने की जरूरत है जब आपका कैश बैलेंस या तो अपर लिमिट को टच कर जाए या लोअर लिमिट को टच कर जाए। आपने कहा अच्छा, अगर मेरा कैश बैलेंस बढ़ते 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 $2,00,000 तक पहुंच गया किसी दिन, तो क्या करूं? तो उसने कहा अगर $2,00,000 तक जो कि आपकी अपर लिमिट है वहां तक पहुंच गया तो फिर आप एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लूंगा? बोला यार ये $2,00,000 का
कैश जो है ना, ये बहुत ज्यादा कैश है, ये बहुत हाई लेवल का कैश हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए। आपको रिटर्न पॉइंट पे आना चाहिए, आपको 2 लाख से अपना कैश बैलेंस कम करके 1 लाख पे आना चाहिए। तो फिर कैसे लेकर आऊं? कैश को जलाऊंगा तो नहीं ना, ना फेंकूंगा। तो क्या करूंगा आप लोग मुझे बताएं। अगर मेरे पास कैश बैलेंस 2 लाख तक चला जाए और मुझे उसको 1 लाख तक लेकर आना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरीवन, सिंपल, वेरी गुड, मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाकर इन्वेस्ट कर दूंगा। कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूंगा? पूरे 2 लाख को इन्वेस्ट करूंगा या 1 लाख डॉलर? 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास अगर कैश बैलेंस 2 लाख का हो गया है और मुझे उसको लेकर आना है 1 लाख पर, तो मुझे 2 लाख से 1 लाख तक लाने के लिए $100,000 को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 100K इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मिलर और मॉडल ने आपको बता दिया कि जब भी आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो आपको $100,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको $100,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जब भी अपर लिमिट टच होगी। ठीक है, हमने इन्वेस्ट कर दिया और 1 लाख पे आ गया, फिर हमारा कैश बैलेंस फ्लक्चुएट कर रहा है। अब मैं आपसे सवाल करता जाऊंगा, आप मुझे जवाब दीजिए जाइए। लेट्स से किसी महीने हमारा कैश बैलेंस $1,30,000 तक पहुंच गया, क्या करूं? 1,30,000 कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैश बैलेंस 80,000 तक आ गया है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चिल करना है। बिल्कुल सही है, शाहरुख ने बिल्कुल सही बोला, चिल करें। और करते 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 40,000 या 50,000 तक आ गया। लेट्स से 40,000 तो जाने भी नहीं देंगे हम, 50,000 तक आ गया, तो 50,000 तक आ गया है। अब क्या करें? एक्शन लेना है, बिल्कुल। और इस 50,000 को वापस कहां तक लेकर आना है? 50,000 को वापस 1 लाख तक लेकर आना है, कैश बैलेंस बढ़ाना है। अब बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाएंगे कैसे? नहीं नहीं नहीं, बोरो क्यों करेंगे? इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे। बिल्कुल, अरीशा ने सही कहा, इजाज ने सही कहा। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? इसीलिए, इसी दिन के लिए तो कर रहे थे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी आप वापस सेल कर दोगे। सो सेल योर इन्वेस्टमेंट द मोमेंट योर कैश बैलेंस टचेस $50,000, सेल योर इन्वेस्टमेंट। और कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट सेल करनी है? 50,000 तो पड़े हुए हैं और 1 लाख तक लेके जाना है, तो $50,000 की आपको सेलिंग करनी है। 50K शुड बी सोल्ड। सो इन्वेस्टमेंट जितनी आपकी है उसमें से $50,000 की इन्वेस्टमेंट आप सेल करके $50,000 का कैश ले आओगे अपने बिजनेस में। $50,000 पहले से पड़े हुए हैं, $50,000 की इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, 1 लाख पे वापस आके, दैट्स द रिटर्न पॉइंट। अब इस बिजनेस को पता चल गया कि इसको कब क्या करना है। जैसे ही 2 लाख पे पहुंचेगा इसको इन्वेस्ट करना है। और कितना इन्वेस्ट करना है? इसको $1 लाख इन्वेस्ट करने हैं ताकि 2 लाख से 1 लाख पे आ जाए। और जैसे ही इसका इन्वेस्टमेंट $50,000 को टच करेगा, उसको कैश बैलेंस $50,000 को टच करेगा, तो उसको वापस 1 लाख पे आने के लिए उसको $50,000 की इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब रुबास ये कह रही है कि सर इफ 70,000 व्हाई वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अच्छा, अगर $50,000 $70,000 है तो हमें इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हमारी प्लानिंग के हिसाब से $70,000 ना तो इतना कम है कि हमें बढ़ाना पड़े, ना इतना ज्यादा है कि हमें इन्वेस्ट करना पड़े। क्योंकि हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि ज्यादा का मतलब 2 लाख और कम का मतलब है 50,000। जब हमने ज्यादा से ज्यादा को 2 लाख कह दिया है, तो जब तक 2 लाख को टच नहीं करता हम कुछ भी नहीं करेंगे। और कम से कम को हमने 50,000 कह दिया कि कम से कम कैश बैलेंस 50,000 होना चाहिए। तो हमारी ना अपर लिमिट टच हो रही है 70,000 कैश के साथ, ना लोअर लिमिट टच हो रही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
जी, हमारे पास 50,000 लिमिट टच करने का मतलब है इट इज गुड, ये इतना लो हो गया है कि हमारे पास स्टॉक आउट हो सकता है। जब स्टॉक आउट हो सकता है तो हमें $50,000 से वापस 1 लाख पे आना है, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते 1,000 2,000 वापस ले आए और 52,000 कर दें, वो तो इतनी जल्दी वापस 50,000 पे आ जाएगा। सो हमें 50,000 से 1 लाख पर आना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला हमें ये बताता है कि 1 लाख पे आना चाहिए। अब वो 1 लाख कैसे निकाला गया वो थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो हाउ मिलर और मॉडल वर्क्स, यहां तक समझ में आया नहीं आया सबको? ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब हम देखते हैं स्प्रेड, कि स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जिन लोगों के नेट का की प्रॉब्लम हो गई थी या कुछ भी हो गई थी और समझ में नहीं आया, उनको मैं थोड़ी देर में रिकैप दे रहा हूँ। मुझे फिर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, सही है? तो मैं रिकैप देने लगा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें। आ जाए, अब आते हैं स्प्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द स्प्रेड, क्योंकि सारा कुछ स्प्रेड के ही आगे पीछे घूम रहा है। अब इसको जरा गौर से समझिएगा। ये जो आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के दरमियान गैप है ना, ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के दरमियान जो बहुत बड़ा गैप है आपका, ये गैप, ये किस तरीके से निकाला गया है, ये जरा समझिए पहले आप गौर से। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी इनके दरमियान का जो गैप है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, ये हमारा स्प्रेड है, ये हमारा स्प्रेड कहलाता है। अब आप लोगों से मैं एक सवाल है, जल्दी से बताइएगा। अगर ये स्प्रेड ज्यादा हो तो ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही होंगी, या अगर ये स्प्रेड कम हो तो ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही होंगी? सोच के बताइएगा। अगर ये स्प्रेड यानी अपर लिमिट नीचे आ जाए तो आपको ज्यादा जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट बेचनी और सेल करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको अभी आपको 2 लाख पे पहुंचने के बाद फिर जाकर एक्शन लेना पड़ता है, या 50,000 पे आने के बाद आपको एक्शन लेना पड़ता है। अगर अपर लिमिट नीचे चली जाए तो ऑटोमेटिकली रिटर्न पॉइंट भी नीचे जाएगा। जब अपर लिमिट नीचे जाएगी, रिटर्न पॉइंट भी नीचे जाएगा, तो फिर जल्दी जल्दी आपको अपना इन्वेस्टमेंट सेल और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगी आपकी, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम कैश बैलेंस के ऊपर ही आप एक्शन ले रहे होगे। अच्छा, अब ये बताएं, जब ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी या कम होगी? ठीक है, समझ नहीं आया कह रहे हैं? अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं मिसाल के तौर पर अपर लिमिट 2 लाख नहीं है, अपर लिमिट आ गई है 1,50,000 पे, ठीक है? तो उसका मतलब स्प्रेड कितना हो गया हमारा? 1 लाख। अब उसके हिसाब से रिटर्न पॉइंट भी नीचे आएगा, और रिटर्न पॉइंट हो जाएगा तकरीबन 83,333, ठीक है? सो अब मुझे बताएं, पहले हमारा कैश बैलेंस जब 2 लाख को टच करता था तब जाकर हम इन्वेस्टमेंट करते थे। अब बताएं, अभी 1.5 लाख पे ही जाने के बाद
हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? 1.5 लाख पे जाने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो मुझे बताएं कि 2 लाख पे कैश बैलेंस जल्दी जाता है या 1.5 लाख पे जल्दी चला जाया करेगा? 1.5 लाख पे, है ना? तो अगर 1.5 लाख आपका अपर लिमिट हो जाए तो इसका मतलब जैसे ही 1.5 लाख को आपका कैश बैलेंस टच करेगा आपको इन्वेस्टमेंट सेल करनी पड़ेगी, और जब भी सेल करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करेंगे। तो जब आपके पास अपर लिमिट कम होगी तो जल्दी जल्दी आपको सेल करके रिटर्न पॉइंट पे आना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा दफा आप रिटर्न पॉइंट पे आओगे, यानी जितनी दफा आप सेल करोगे उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो अब मुझे बताएं आप सब, अगर स्प्रेड कम होगा, स्प्रेड कम होगा तो अपर लिमिट क्या होगी, कम या ज्यादा? सब लोग बताएं। स्प्रेड कम है तो अपर लिमिट क्या होगी, कम होगी, नीचे आएगी, ठीक है? जब अपर लिमिट नीचे आएगी तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी, बिल्कुल सही है। और ट्रांजैक्शंस जब बढ़ेंगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर किसी कंपनी की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो, यानी पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो, यानी हर दफा इन्वेस्टमेंट बेचने की कॉस्ट ज्यादा हो, तो वो कंपनी क्या चाहेगी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो या कम हो? कम होनी चाहिए, बिल्कुल। सो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी कंपनी की ज्यादा होगी तो वो चाहेगी कि ट्रांजैक्शंस कम हो, और कम ट्रांजैक्शंस के लिए स्प्रेड को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? स्प्रेड को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? सो इसका मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो तो स्प्रेड भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो एक कंपनी की उतना ज्यादा स्प्रेड होना चाहिए ताकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो जाए। एक चीज को बेचने पे खर्चा ज्यादा हो रहा होगा तो आप ज्यादा दफा बेचने की कोशिश नहीं करोगे, आप एक ही दफा में कोशिश करोगे ज्यादा बिक जाए। सो हायर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट द हायर शुड बी द स्प्रेड। इस बात पे सब लोग एग्री करते हैं? सो फॉर्मूला देखिए अब स्प्रेड का फॉर्मूला देखिएगा आप ये देखिए, वो कहता है स्प्रेड निकालते वक्त आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट न्यूमरेटर में होनी चाहिए। देखो, न्यूमरेटर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैथमेटिकली देखें तो इस साइड का इक्वेशन के इस साइड के न्यूमरेटर के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी अगर यहां पर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लिखोगे तो इस साइड पे स्प्रेड भी क्या आएगा, स्प्रेड क्या आएगा? बताएं, मैथमेटिकली बताएं। अगर मैं इस साइड के न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा रखूंगा, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा रखूंगा, ऑटोमेटिकली स्प्रेड भी ज्यादा आएगा। और लॉजिक मैं समझा चुका हूं कि जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा हो तो हर कंपनी की ख्वाहिश होगी कि उसका स्प्रेड ज्यादा हो, यानी अपर लिमिट ज्यादा हो, ताकि उसको कम ट्रांजैक्शन करनी पड़े, ज्यादा ना करनी पड़े। सो द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इन द न्यूमरेटर साइड फॉर अ रीजन। ये हैवी नहीं रख दिया, ये एक रीजन की वजह से रखा है कि चूंकि हम चाहते हैं कि हमारा स्प्रेड ज्यादा हो अगर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए इस फॉर्मूले में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को न्यूमरेटर में रखा गया है। तो द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इन द न्यूमरेटर सो दैट जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी कंपनी की उतना ज्यादा स्प्रेड आना चाहिए उस कंपनी का, ताकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? yes.
ठीक है, और आप होल्ड कर लें, मैं फिर रिकॉर्डिंग पॉज करके दोबारा बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा, द हायर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट द हायर द स्प्रेड, ये याद रखिए, द हायर शुड बी द स्प्रेड। अच्छा, ये बताएं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऑपोजिट कॉस्ट कौन सी थी, याद है? इंटरेस्ट कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की ऑपोजिट कॉस्ट थी इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्स है। अगर आपका स्प्रेड ज्यादा होगा तो आपकी अपर लिमिट ज्यादा होगी, आपकी अपर लिमिट ज्यादा होगी तो इसका मतलब आप कैश ज्यादा रख रहे होंगे, कैश ज्यादा रख रहे होंगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी। और अगर किसी कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो, यानी इंटरेस्ट रिटर्न ज्यादा हो, उसका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश ज्यादा हो, तो क्या वो कंपनी कभी चाहेगी कि ज्यादा कैश होल्ड करे? नहीं। और ज्यादा कैश कब होल्ड किया जाता है, जब स्प्रेड ज्यादा हो या स्प्रेड कम हो? जब स्प्रेड ज्यादा होगा तो अपर लिमिट ज्यादा होगी, अपर लिमिट ज्यादा होगी इसका मतलब कैश होल्ड ज्यादा किया जा रहा होगा, जब कैश होल्ड ज्यादा किया जा रहा होगा तो होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी। और अगर किसी कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो, यानी इंटरेस्ट की परसेंटेज ज्यादा हो, तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका स्प्रेड ज्यादा हो, क्योंकि उसमें कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। तो होल्डिंग कॉस्ट का रिलेशनशिप स्प्रेड के साथ क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि जब किसी कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो नहीं चाहेगा कि उसका स्प्रेड ज्यादा हो, इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट डिनोमिनेटर में डाला हुआ है, यहां है, डिनोमिनेटर में है, ताकि जितनी ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट हो जब फॉर्मूले में पुट की जाए तो वो स्प्रेड को रिड्यूस करे। तो एक तरफ से ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसको इंक्रीज कर रही होगी और दूसरी तरफ से इंटरेस्ट कॉस्ट उसको रिड्यूस कर रही होगी। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उस कंपनी का स्प्रेड ज्यादा होगा, जिसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होगी उसका स्प्रेड ऑटोमेटिकली कम आ रहा होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। सो अ वेरी लॉजिकल फॉर्मूला, बहुत लॉजिकल फॉर्मूला। इसलिए अब आपको सारी जिंदगी इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज न्यूमरेटर में है और क्या डिनोमिनेटर में है, ये आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी रीजन है, ये बिला वजह रट्टा लगा के नहीं याद करना है आपने। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाए, वेरिएंस। आपको पता है कैश फ्लोज के अंदर वेरिएशंस होती हैं, किसी भी कंपनी के अंदर कैश बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पेमेंट्स एंड रिसीट्स, पेमेंट्स एंड रिसीट्स, पेमेंट्स एंड रिसीट्स, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी के पास जो कैश की वेरिएशन है ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी, यानी बहुत जल्दी उसका कैश बैलेंस ऊपर जाता हो, बहुत जल्दी नीचे आता हो, वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, तो ये बताएं अगर वेरिएशन ज्यादा होंगी तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बढ़ने का चांस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम होगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसका कैश बैलेंस बहुत जल्दी ऊपर नीचे हाई फ्लक्चुएशन हो रही हो। जैसे एक तो ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस ग्राफ में दिया हुआ है, अगर मैं आपको इसमें दूं इससे भी ज्यादा फ्लक्चुएशन, ये ऐसे, सो इस तरह की फ्लक्चुएशन होगी, तो ज्यादा वेरिएशन का मतलब ज्यादा जल्दी जल्दी अपर लिमिट लोअर लिमिट को टच करेगा। इस केस में अब आप मुझे बताएं, अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम रखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड ज्यादा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा? सोहरा बताता हूं, एक मिनट। अगर वेरिएशंस इन कैश फ्लो ज्यादा होंगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा जल्दी जल्दी हों, क्योंकि उसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, तो मुझे स्प्रेड क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा? जो बता चुके हैं उन्होंने सही बताया, बाकी सब भी सोच के बताएं। एक ऐसी कंपनी जहां पर कैश
बैलेंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता हो, हाई वेरिएशंस हो जिसके अंदर, बहुत जल्दी ऊपर जा रहा हो उसका कैश बैलेंस, बहुत जल्दी नीचे आ रहा हो, उसको स्प्रेड ज्यादा रखना पड़ता है ताकि ज्यादा बड़े स्प्रेड से जो वेरिएशंस हैं वो उस लिमिट के अंदर अंदर ही आ जाएं और उसको जल्दी जल्दी ना बेचना पड़े, ना सेल करना पड़े, ना खरीदना पड़े, उसको इन्वेस्टमेंट ना जल्दी जल्दी करनी पड़े, ना इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी सेल करनी पड़े, उसके लिए उसको स्प्रेड बड़ा रखना पड़ता है। और जिसकी वेरिएशंस कम होंगी, छोटी छोटी वेरिएशंस होंगी, उसको जरूरत नहीं है अपने अपर लिमिट को बहुत ज्यादा रखने की, क्योंकि जब वेरिएशन ही कम है तो उसको अपर लिमिट ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए जो वेरिएंस है जब वो ज्यादा होगा, वेरिएंस ज्यादा होगा यानी कैश बैलेंसेस का वेरिएशन ज्यादा होगा, तो स्प्रेड क्या होना चाहिए? इफ वेरिएंस इज हायर, स्प्रेड क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। इसकी मैं एक और एग्जांपल भी देता हूं। आपको अपने पास कैश रखना है सुबह घर से निकलते वक्त, अगर आपको पता हो कि आपके पास बहुत ज्यादा कैश आना या जाना हो सकता है, तो आप अपने पास ज्यादा बड़ा कैश बैलेंस रखने की कोशिश करोगे ताकि उस वेरिएशन को कवर कर सको उस कैश बैलेंस के थ्रू। सो द हायर द वेरिएंस, द हायर द स्प्रेड। फॉर्मूला देखिए अब आप, वेरिएंस भी न्यूमरेटर में है, कैश फ्लो का वेरिएंस भी न्यूमरेटर में है। सो दो चीजों की वजह से स्प्रेड ज्यादा होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और वेरिएंस, और एक चीज की वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसकी वजह से स्प्रेड कम होना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपका स्प्रेड ज्यादा होगा तो ये तीन वेरिएबल्स हैं जो मिलर और मॉडल के तहत आपको आपके अपर लिमिट या स्प्रेड को डिसाइड करने में मदद देता है। ये स्प्रेड बेसिकली, स्प्रेड का मतलब अपर लिमिट सेट करना, और स्प्रेड का मतलब, आप स्प्रेड में कंफ्यूज ना हो, स्प्रेड का मतलब अपर लिमिट सेट करना, और अपर लिमिट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब कैश बैलेंस आपके पास उतना ज्यादा होगा। अब आपने अपनी वेरिएबल्स को देखना है कि क्या आप ज्यादा बड़ा अपर लिमिट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सिंपल, अगर मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो मैं अपने अपर लिमिट को ज्यादा रखूंगा ताकि मैं ज्यादा दफा ट्रांजैक्शंस ना करनी पड़े। अगर मेरा वेरिएंस ज्यादा है तो भी मैं अपर लिमिट ज्यादा रखूंगा ताकि मेरी वेरिएशंस को वो कवर कर सके। लेकिन अगर मेरी होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा है यानी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे पास ज्यादा अपर लिमिट हो, क्योंकि उसकी केस में मेरे पास कैश बैलेंस ज्यादा होगा और मैं ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूँ ना इन्वेस्ट करके। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं। अब सर ये जो कॉन्स्टेंट्स चिपके हुए हैं 3/4, 3, 1/3, ये क्या है? ये मिलर और मॉडल की अपनी डेरिवेशन, अपनी रिसर्च के मुताबिक, जैसे होता है ना अंदाजा या रिसर्च के मुताबिक कि फैक्टर क्या लगना चाहिए इसके साथ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए स्प्रेड के लिए डिसाइड करने के लिए, उसके लिए उन्होंने अपने रिसर्च की बेस पर ये फैक्टर्स अप्लाई किए हुए हैं कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ये उनके अपने फैक्टर्स के हिसाब से है कि रिसर्च के हिसाब से कि अगर इस किसी कंपनी की ये तीन चीजें किसी एक सर्टेन लेवल पे हो तो उसका अल्टीमेट स्प्रेड इस फॉर्मूले के तहत आना चाहिए, तो उसके पास एक मैनेजेबल पोजीशन होगी कैश की। अब मैं आपको एंड में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जी, ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होगा, याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले एग्जाम फॉर्मूलाज हैं, आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस दो डिस्प्ले करके दे रहा हूं। ये दो क्वेश्चंस जो हैं इसकी स्क्रीनशॉट लेके जब तक सॉल्व करते हैं, जिनको समझ में आ गया और जिनकी नेटवर्क का इशू था या बीच में उन्होंने मिस कर दिया था, उनको मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं मिलर और मॉडल का। लेकिन पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोमल मॉडल यूज करना है और ये देखना है कि कितना उसको हर दफा, कितनी वैल्यू की इन्वेस्टमेंट हर दफा उसको सेल करनी चाहिए। सो 2 मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ बैच ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू कैश इज 250। सो $250 ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। और पूरे साल की डिमांड, इट इंकर्स कैश एक्सपेंडिचर ऑफ 16 million एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट्स ईच ईयर।
So 16 million divided by holding cost, interest जो है वो 5% है, and we should put it as 0.05 and it should be annual. सही है? So कुछ नहीं लिखा हुआ, हम assume करेंगे कि annual ही है. So what is the answer? आप लोग मुझे जरा बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है? $400,000. इसका मतलब हर दफा जब वो इन्वेस्टमेंट सेल करे तो बोमल मॉडल के मुताबिक उसको $400,000 की इन्वेस्टमेंट सेल करनी चाहिए टू मीट इट्स कैश रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन नंबर 4 इज द मिलर और मॉडल, और मिलर और मॉडल में हमें क्या क्या निकालना है? अपर लिमिट निकालनी है और रिटर्न पॉइंट निकालना है. तो सबसे पहले स्प्रेड निकालना पड़ेगा क्योंकि स्प्रेड के बाद ये सब कुछ निकलेगा. सो स्प्रेड का फॉर्मूला क्या था? 3 इंटू 3/4. 3/4 को मैं हमेशा 75% लिखता हूं, तो आप, क्योंकि 3/4 का मतलब 75% होता है. 75% ऑफ व्हाट? मिनिमम कैश बैलेंस तो हमारी जरूरत नहीं है, फ्लैट स्प्रेड निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 120, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो ऊपर आनी चाहिए. उसके बाद अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमारे क्वेश्चन के अंदर हम वेरिएंस लिखते हैं, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन. तो अब आप आज के बाद से याद कर लेना, मैंने जान के उस वक्त नहीं करवाया था ताकि आपको याद रहे, क्योंकि वहां आपसे ये गलती हो सकती है. सो वेरिएंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखिएगा. जब कभी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा और आपको उसको वेरिएंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन फिगर. और ये भी देखना है कि जो वेरिएंस दिया हुआ है या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो एनुअल दिया हुआ है या डेली दिया हुआ है. तो अगर डेली दिया हुआ है तो डेली ही पुट करें, लेकिन कुछ इंटरेस्ट रेट में फिर चेंजेस करनी पड़ेगी, वो बताता हूं क्या करनी है. तो 1800 का आपको स्क्वायर यहां पर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ 1800. इट शुड नॉट बी 1800, इट शुड बी स्क्वायर ऑफ 1800, ये याद रखिए, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरिएंस, इट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा, उसके बाद नीचे इंटरेस्ट. अच्छा, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इंटरेस्ट का रेट जो दिया हुआ है वो एनुअल दिया हुआ है 7%, जबकि कैश फ्लोज जो वेरिएशन दी हुई है वो डेली दी हुई है. तो याद रखिए, ये रूल याद रखें कि हमारे पास दो टाइम पीरियड्स नहीं हो सकते एक ही फॉर्मूले के अंदर. सो द टाइम पीरियड शुड बी सेम. अगर ये डेली है तो नीचे 7% भी जो है वो डेली रेट होना चाहिए. तो 0.07 पूरे साल का है, इसको 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक कर जाते हैं. और पता कैसे चलेगा कि किस टाइम का डालना है? आप वेरिएंस देख लीजिएगा या स्टैंडर्ड डेविएशन देख लीजिएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का टाइम पीरियड जो दिया होगा, इंटरेस्ट भी वही पुट करना है आपने. डेली का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस दिया हुआ है तो डेली का इंटरेस्ट रेट पुट करना है. वीकली वेरिएशन दी हुई है तो पर वीक इंटरेस्ट रेट पुट करना पड़ेगा. मंथली वेरिएशन दी हुई है तो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट पुट करना पड़ेगा. और फिर इसकी पावर है 1/3. अब जरा आप लोग अपने कैलकुलेटर्स यूज करके अगर मुझे फाइनल आंसर बता दें कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है. मैं वेट कर रहा हूं. कैलकुलेटर्स पे बॉडमैस का रूल सही से अप्लाई करके फिर कीजिएगा. पहले क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, ये देख लीजिएगा.
ये आ रहा आंसर 34497 डॉलर्स एंड दैट इज योर स्प्रेड। ठीक है, बिल्कुल। सो ये स्प्रेड आ गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? जैसे पहले बता चुका था फॉर्मूला, अपर लिमिट का मतलब स्प्रेड प्लस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी सेट की थी? 40,000, उसमें स्प्रेड ऐड कर देंगे 34497। सो 74497 डॉलर्स आपकी अपर लिमिट हो गई। अच्छा, रिटर्न पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें लोअर लिमिट लेनी पड़ेगी जो कि 40,000 है, और जो आपने स्प्रेड निकाला है उसका 1/3 लेना पड़ेगा। स्प्रेड निकाला है हमने 34497, इसका 1/3 लेंगे और उसको 40,000 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 51499 डॉलर्स रिटर्न पॉइंट आ गया। और अगर सवाल आपसे ये पूछे कि हर दफा कितनी की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये बहुत हाईली, मतलब इसका चांस होता है, हाई चांस होता है कि ये एमसीक्यू में पूछेगा, तो वो एमसीक्यू में जब पूछता है तो या तो ये सब चीजें पूछेगा जो अभी तक कैलकुलेट किए, या वो पूछेगा हर दफा कंपनी को कितना सेल या कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वो भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर वो पूछे हर दफा कितना सेल करना चाहिए तो सेल इज इक्वल टू व्हाट? अपर माइनस रिटर्न। सेल इज नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट मालूम करनी हो तो अपर लिमिट में से रिटर्न पॉइंट माइनस करेंगे, और सेल मालूम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? रिटर्न में से लोअर लिमिट माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है। सो अगर आपको इस सवाल में देखना हो कि इन्वेस्टमेंट हर दफा कितनी करनी चाहिए, तो अपर लिमिट कितनी है? 74497। यहां से रिटर्न पॉइंट तक आने के लिए रिटर्न पॉइंट कितना था? 51499। इन दोनों का डिफरेंस कितने डॉलर्स आ रहा है? तो अगर आपका कैश बैलेंस 74,497 तक पहुंच गया तो वापस 51499 तक आने के लिए आपको कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? 22,998 डॉलर। ये आ गई आपकी इन्वेस्टमेंट वाली वैल्यू। तो एमसीक्यू में गौर से देखिएगा कि वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू पूछ रहा है या सेल की पूछे या रिटर्न वगैरह पॉइंट पूछ रहा है। और सेल करने के लिए उस वक्त करना पड़ेगा जब आप लोअर लिमिट को टच कर जाओगे। अच्छा, रिटर्न पॉइंट इज 51499 और लोअर लिमिट इज 40,000। तो कितना आंसर आएगा? 11499। तो हर दफा सेल इतना करना पड़ेगा जब भी आप लोअर लिमिट को हिट करोगे, और इन्वेस्ट इतना करना पड़ेगा जब भी आप अपर लिमिट को टच करोगे। सो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा आइडियल क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू के केस में, क्योंकि इसमें बहुत वो घुमा सकता है, वो पूछ कुछ लेगा, स्टूडेंट कुछ और कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये बहुत आपको पता होना चाहिए कि अपर लिमिट निकालने को कहा है उसने, स्प्रेड निकालने को कहा है उसने, रिटर्न पॉइंट निकालने को कहा है, या इन्वेस्टमेंट वाली अमाउंट या सेल वाली अमाउंट मांगी है। इसको आपने बड़ा गौर से रिक्वायरमेंट देखकर फिर सॉल्व करना है। अब जो बोमल मॉडल और मिलर और मॉडल कितना समझ में आया है आपको? 1 से लेकर 5 तक बताएं।
मैं आपको कुछ MCQs डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, आई होप मुझे मिल जाए। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन 57। अब ये एक एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, जरा इसको ट्राई करें। सो वो कह रहा है व्हाट इज द ऑप्टिमम अमाउंट जो कि उसको ड्रॉ करना चाहिए सेल करके इन्वेस्टमेंट को, लेकिन नियरेस्ट $100,000 की, फिर इन द ब्लैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कौन सा मॉडल यूज करते हुए? बॉमल मॉडल। सो टू मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट $200, एनुअल डिमांड 10 million एंड एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 6% है, 0.06। सो कितनी अमाउंट आ रही है? अगर हम इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट $1,000 तक, वैसे तो 258,199 आ रही है, तो हम इसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट $1,000 कर, तो ये $258,000 बनेगी। यानी आपको हर दफा $258,000 की इन्वेस्टमेंट सेल करनी चाहिए। ये है बोमल मॉडल। समझ में आया? आप लोगों ने खुद ही कर लिया था वैसे सॉल्व। ये जरा आप लोग ट्राई करें और ये तीनों पार्ट्स ट्राई करके बताने हैं।
कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहले आप ट्राई करें, उसके बाद मैं करवाता हूँ। चलें, अब आप देखते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले तो हमें देखना ये है, वो ये कह रहा है द ट्रेजरी डिपार्टमेंट टीबी हैज कैलकुलेटिंग यूजिंग मिलर और मॉडल दैट द लोएस्ट कैश बैलेंस शुड बी 1 मिलियन और हाईएस्ट 10 मिलियन। तो ये बताएं स्प्रेड कितना होगा, स्प्रेड कितना है 9 मिलियन, बिल्कुल सही है। इन दोनों का डिफरेंस स्प्रेड आ गया, ठीक है। और आपका रिटर्न पॉइंट कितना होगा, लोअर लिमिट 1 मिलियन प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड, सो इट्स 4 मिलियन। 4 मिलियन रिटर्न पॉइंट हो गया, ठीक है। सो अब क्या कहता है, व्हेन द बैलेंस रीचेस 10 मिलियन, जब वो हाईएस्ट को पहुंचेगा तो दे वुड बाय 6 मिलियन सिक्योरिटीज, यानी इन्वेस्टमेंट करेगा 6 मिलियन की। तो देख लेते हैं, अपर लिमिट 10 मिलियन है, रिटर्न पॉइंट 4 मिलियन है, लोअर लिमिट 1 मिलियन है। तो 10 और 4 का डिफरेंस है 6 मिलियन डॉलर्स, यानी उसको 6 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जब वो 10 मिलियन पर पहुंचेगा, ट्रू। When the cash balance falls 1 million, 1 million पे आएगा, they will sell 3 million securities. So 1 से 3 सेल करना है, बिल्कुल सेल करना है। 1 पहले से है, 3 मिलियन का सेल करेंगे तो 4 मिलियन पे आ जाएंगे, ट्रू। If the variance of the daily cash flows increase, the spread between upper and lower limit will be increased. ये सही है, ट्रू है, फॉल्स है? क्या अगर वेरिएंस ज्यादा होगा तो स्प्रेड भी ज्यादा होगा? ट्रू। तो आप सबको मिले हैं 100%। इंशाल्लाह F9 पास है। F9 आप लोगों ने जब एडमिशन ले लिया था समझो पास है। अब तो आप खुद कोशिश करोगे फेल होने की तो ही फेल होंगे, एग्जामिनर नहीं फेल कर सकता क्योंकि आपने एडमिशन यहाँ ले लिया, नहीं फेल होता इंशाल्लाह। आपने आपने अपने आप को फेल नहीं करना है, ये बता दूं। ये ACCA के पुराने पायलट पेपर का क्वेश्चन था, ये जरा आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। So what is the question asking for? Determine the upper limit, return point और relevance explain करना है, relevance of these values कैश मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी देखते हैं कि क्या बात कर रहा है वो। सबसे पहले तो हमें स्प्रेड निकालना है। स्प्रेड इज 3 into 75% of transaction cost which is $18 into वेरिएंस, वेरिएंस नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है तो 1000 का स्क्वायर करेंगे और नीचे इंटरेस्ट रेट। और चूंकि वेरिएंस डेली दिया हुआ है तो हमें भी डेली का इंटरेस्ट रेट चाहिए, 0.0511 डिवाइडेड बाय 365 पावर 1/3। सो स्प्रेड की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? स्प्रेड की वैल्यू कंफर्म करेंगे आप लोग, कितनी आ रही है? $13757, ठीक है। सो अपर लिमिट will be the minimum which is 7500 plus 13757 $21257, that's upper limit. Okay, return point will be minimum 7500 plus 1/3 of spread 13757 $12086, ये रिटर्न पॉइंट हो गया।
सो ये हमने कर दिया और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वो कहता है डिस्कस करें या एक्सप्लेन करें द रेलेवेंस ऑफ दीज वैल्यूज। क्या चीज मांग रहा है, कौन बताएगा मुझे इन शॉर्ट, क्या चीज एक्सप्लेन करनी है? क्योंकि ये पिक कर लिया तो एक्सप्लेन करना तो मुश्किल नहीं है। 3 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, 6 मार्क्स उसी के लिए हैं। और मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं 1.5 मार्क्स अपर लिमिट के देता, 1.5 रिटर्न के देता और 3 पॉइंट्स डिस्कशन के लिए देता। अरीशा एक्सीलेंट। आकिब यस एग्जैक्टली बिल्कुल यही, इसी को एक्सप्लेन करना है कि कितना इस कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना सेल करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये आपको बताना था। सो सेल वैसे कितना है, सेल का फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि सेल कितना करना होगा जब रिटर्न पॉइंट और लोअर लिमिट 12086 माइनस 7500, जब वो 7500 को टच करेगा तो उसको सेल करना चाहिए। कितना सेल करना चाहिए? 4586। अच्छा, $4,586 की सेलिंग करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए अपर लिमिट लेना पड़ेगा। अपर लिमिट कितनी है? 21257 माइनस द रिटर्न पॉइंट 12086। मुर्तजा वो फॉर्मूले में 3/4 दिया हुआ होता है ना, ये 3/4 दिया हुआ होता है, तो मैंने डायरेक्टली 75% ले लिया। ये सर, सो दैट वाज द क्वेश्चन। अब ये आपको एग्जाम का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस, उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरह का होगा। अब आई होप कि ये दोनों मॉडल्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर आप एक दफा फाइनली बता दें 1 से लेकर 5 तक अब कितना क्लियर हो गया। जी फिगर्स में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है राउंड ऑफ की वजह से। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं आपको गूगल क्लासरूम पर जितना भी वर्किंग कैपिटल का मटेरियल है पास पेपर्स में, वो मैं अपलोड करने लगा हूं अब। ठीक है, और अब आप लोगों ने वो तमाम सवाल, वो तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और सबमिट करने हैं। जी, वर्किंग कैपिटल में सिर्फ कैश मैनेजमेंट का एरिया रह गया बस, और वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो मैं आपको उसका लेक्चर दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि मैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। पेबल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होती है, हमें पेबल को क्या मैनेज करना होता है, जिसको हमने पे करना है उसको हमने पे करना है, खत्म, सिंपल। उसको मैनेज क्या करना है, बस पेमेंट करनी होती है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल इंशाल्लाह क्लास है और मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूंगा, और आपका एक फाइनल मॉक एग्जाम होगा जो पूरे सेक्शन को कवर कर रहा होगा वर्किंग कैपिटल के। ठीक है, अच्छा, वो जो वर्किंग कैपिटल का जो मॉक होगा उसकी एक फिक्स ड्यूरेशन होगी, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होगा, ये मैं बता दूंगा आपको। जो लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, हैंडआउट्स करने हैं, जो करने हैं उस मॉक से पहले कर लीजिएगा। उसके बाद वो मॉक दोबारा नहीं लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं लगेगा वो, किसी भी आपके साथ कोई भी कंडीशन होगी नहीं लगेगा। ठीक है, उसकी मैं डेट अनाउंस कर दूंगा कल इंशाल्लाह, बट मैं आपको एक रीजनेबल टाइम दूंगा, कम से कम 1 वीक का टाइम दूंगा उस मॉक के लिए। ठीक है, और आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी आज ही इंशाल्लाह। सर, एक क्वेश्चन